हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियर के प्रॉपर्टी की। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में अपन ने कुछ 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, 3 या 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, जिसमें फर्स्ट तो अपन ने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी अगर किसी को याद हो तो। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट में पढ़ी थी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, जो अपन किसी भी नाभिक में किससे डिफाइंड किया था, किससे डिनोट किया था, कैपिटल ए से। यदि अपन बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो किसी भी नाभिक पे चार्ज होता है वो कैसे अपन निकालते हैं, ई से मल्टीप्लाई करके। तो वो क्या हो गया, अपना चार्ज हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की बात की थी, थर्ड प्रॉपर्टी में अपन ने क्या पढ़ा था, रेडियस। थर्ड प्रॉपर्टी सॉरी अपन ने पढ़ी थी मास। तो मास में क्या पढ़ा था कि कैसे अपन न्यूक्लियस का मास निकालते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट से अपन ने रिप्रेजेंट भी किया था। तो एटॉमिक मास यूनिट 1 एम किसके इक्वल होता है, कैसे अपन फाइंड आउट करते। तो फोर्थ प्रॉपर्टी थी अपने पास, कौन सी थी, रेडियस, कि न्यूक्लियस का क्या साइज है। तो न्यूक्लियस की साइज अपन ने कैसे निकाली थी, रदरफोर्ड प्रकीर्णन यानी अल्फा स्कैटरिंग के प्रयोग से निकाली थी। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। अब ये प्रॉपर्टी जो 4 मैंने बताई थी वो तो अपन ने लगभग 12th में भी पढ़ रखी थी। द्रव्यमान संख्या पढ़ रखा था, विद्युत आवेश कैसे निकालते हैं वो भी देख रखा था, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जो त्रिज्या का फॉर्मूला बताया गया था वो ये बताया गया था कि आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, या फिर इसको स्मॉल में करके इसकी वैल्यू कितनी ली थी, 1.2 फर्मी। तो ये इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नाभिक की रेडियस निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं 5 प्रॉपर्टी की। तो 4 नंबर तो हो गई थी, ये वाली अपनी कौन सी है, 5 नंबर। तो अब अपन बात करते हैं 5 नंबर, इसका नाम है अपने पास नाभिकीय कोणीय संवेग या न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। अब इस न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, अब अपने पास नया वर्ड आ रहा है अपने पास, एक तो आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम तो आप पहले से जानते हो, मोमेंटम क्या होता है अपने पास। यदि मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम आपने पढ़ रखा है, कोई भी पार्टिकल होता है उसका संवेग क्या होता है, किससे लिखते हैं अपन, P इज इक्वल टू एम बी। अब अपने पास जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। इस एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अपन अलग से इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो इसका रिलेशन बनाते हैं अपन लीनियर मोमेंटम के साथ। यदि बात करते हैं अपने पास क्या है, कोई भी, यदि सबसे पहले तो बात करते हैं अपन संवेग की। मान लिया कि कोई, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे ले जा रहा हूँ 11th-12th के बेस पे। तो वहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन मोमेंटम यानी संवेग की। तो मोमेंटम क्या होता है अपने पास, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग, जिसको अपन किससे लिखते हैं, पी से। अब यदि बात करें अपने पास कोई भी पार्टिकल है, मान लिया कि अपने पास कोई भी एक पार्टिकल है, ये m1, जिसका मास कितना है, m1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। तो इसका यदि संवेग लिखना है तो कितना लिखोगा, p इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू m1 v1 होगा। तो ये क्या अपना एक संवेग है। अब यदि इसी को मैं लिखना चाहूँ, ये तो क्या हो गया अपने पे, संवेग हो गया। यदि इसी को मैं एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहूँ, यदि हो सकता है इसमें एक आपने एक लॉ भी पढ़ रखा है, जैसे संवेग क्या हो गया, P1 इज इक्वल टू M1 V1। यदि दूसरे पार्टिकल की बात करूँ, एक पार्टिकल इधर जा रहा है अपने पास, यदि दूसरा पार्टिकल है यानी M2, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इस साइड में आ रहा है, दोनों में क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, जो भी रिएक्शन होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका टोटल संवेग कितना होगा। यदि इसका तो हो गया P1 M1 V1, इसका कितना होगा M2 V2, यानी इसका संवेग हो जाएगा P इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू M2 V2। यदि इसके टोटल नेट की बात करें यानी नेट मोमेंटम कितना होगा, तो वो कितना होगा अपने पास, P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस का P2। अब देखो संवेग क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि अपने पास वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वेक्टर होगी। तो मोमेंटम भी कैसा होगा अपने पास, वेक्टर होगा। यदि इसकी भी बात करें तो ये भी क्या है, वेक्टर है, तो ये भी क्या है, वेक्टर। तो ये जो P टोटल आएगा वो कितना आएगा, P1 प्लस P2। अब आपने एक संवेग का अपन ने नियम भी पढ़ रखा है 11th क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अपने पास टोटल संवेग होता है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि कोई भी दो पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, चाहे अट्रैक्शन करे चाहे रिपल्सन करे, तो उसका कोणीय संवेग रहता है वो क्या रहता चाहिए अपने पास, कंजर्व रहना चाहिए, यानी संरक्षित रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो पी नेट आएगा वो कितना आना चाहिए अपने पास, कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये वाला अपना लो था वो क्या था अपने पास, संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या किया अपन ने, ये तो अपन ने क्या पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद अपने पास एक वर्ड वहाँ भी आया था एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। तो जब किसी पार्टिकल की नॉर्मल वे में बात हो रही थी, कोई पार्टिकल एक ही दिशा में जा रहा है, इस तरफ में भी क्या है एक ही दिशा में आ रहा है, तो उसका पी नेट कितना होगा, कांस्टेंट होगा या P1 प्लस P2 होगा। अब यदि बात करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम की,
यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो क्या होगा अपने पास, ये तो था अपना मोमेंटम। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग की बात करें तो संवेग तो अपन ने देख लिया कि कोई पार्टिकल नॉर्मल पार्टिकल था, किसी एक ही दिशा में जा रहा था, तो उसका अपन ने क्या लिखा था, संवेग लिखा था। अब यदि एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ये है संवेग, ये है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का मीनिंग यानी कोई भी पार्टिकल रोटेट करता है। रोटेट का मतलब क्या हुआ, अपने पास जैसे कोई पृथ्वी है, तो मान लिया कि ये वाली क्या अर्थ है अपनी, अर्थ कैसी गोल होती है, आपने स्कूल ऑफिसों में देखी होगी अर्थ, हर जगह यूँ मिल जाएगी आपको। तो अर्थ होती है, उसमें क्या होता है, वो बीच में फिक्स एक अक्ष होता है, उसी अक्ष के सापेक्ष वो क्या करती है, इस तरह से रोटेट करती है। तो हो सकता है कि ये अपनी अर्थ है, ये अपना अक्ष फिक्स हो गया और ये क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो रोटेट करती है, तो उसी का मीनिंग अपन कहाँ से लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग से। यदि इसका अपन को लिखना हो कि इसका कोणीय संवेग कितना होता है, या किसी भी पार्टिकल का कोणीय संवेग कितना होता है, तो पार्टिकल का कोणीय संवेग आप लिख सकते हो कि पार्टिकल का कोणीय संवेग जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा था, एक पार्टिकल का संवेग लिखा था P = m1 v1, तो इसका संवेग क्या लिख सकते हो आप कोणीय संवेग का, L = m की जगह क्या आ जाएगा, देखो एक तो यहाँ पे संकेत क्या था P का, यहाँ पे कितना आ रहा है अपना L आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम m1 यहाँ पे तो बात कर रहे थे अपन m1 की, पर वहाँ पे क्या आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वीय आघूर्ण, जिसको अपन ने किससे लिखा था, I से। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब यहाँ पे अपन ने देखते हैं कि अर्थ की वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रोटेशनली मूव कर रहा है, रोटेशनली मूव कर रहा है, तो उसका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी यानी कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग कितना होता है अपने पास, ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, L = I ओमेगा। तो ये चीज क्या होगी अपने पास, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो क्या है, नाभिकीय कोणीय संवेग, यानी नाभिक के जो कोणीय संवेग यानी न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है। तो अपन ने बात कर ली कि पहले तो मोमेंटम क्या होता है, फिर एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं। तो ये वाली चीज बताने की P = m1 v1, L = क्या होता है अपने पास I ओमेगा। सेम इसमें यदि पी नेट कांस्टेंट का रूल लग रहा है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। यानी रिएक्शन से पहले या रिएक्शन से बाद जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको अपन किससे लिखते हैं, या तो एल से भी लिख सकते हैं या फिर जे या आई से भी लिख सकते हैं। तो वो अपन जब न्यूक्लियर की बात करेंगे उसमें बात करेंगे। और इसमें कुछ डिफरेंस देखना हो तो लिख सकते हो आप, क्या डिफरेंस रहता है और इसमें। तो ये क्या हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम। तो बाकी आप 11th में अच्छे से पढ़ सकते हो। अब अपन टॉपिक पे आते हैं, नाभिकीय कोणीय संवेग पे। तो अपना जो 5 नंबर की प्रॉपर्टी है नाभिकीय कोणीय संवेग, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं अपन किसी भी एटम की। एटम में क्या होता है अपने पास, नाभिक होता है। नाभिक में क्या क्या रहता है अपने पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात करते हैं, अपन ने लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए वनक्रम स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना। वनक्रम यानी जो आपने यदि कोई प्रैक्टिकल किया हो तो उसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रम बनते हैं। स्पेक्ट्रम किस टाइप से बनते हैं, इस टाइप से बहुत स्मॉल सी लाइन आती है, तो वही क्या कहलाता है अपना वनक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये वनक्रम स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना, यानी सबसे पहले बात की गई थी वो किसके लिए बात की गई थी कि परमाणु में क्या होता है अपने पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए वनक्रम स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए क्या हो गया अपने पास, नेज कोणीय संवेग की कल्पना की गई। तो अपन ने लिखा है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है उसके इलेक्ट्रॉन की या फाइन स्ट्रक्चर की, यानी ये वनक्रम स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना, यानी सूक्ष्म संरचना को क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए वनक्रम स्पेक्ट्रम की फाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या किया अपन ने, इंटरसनिक कोणीय संवेग की कल्पना की। अब अपन बात करते हैं कि सेकंड बात करते हैं कि ये वाला तो क्या किया, नेज कोणीय संवेग। अपन का टॉपिक क्या है, नाभिकीय कोणीय संवेग। तो अपन बात करते हैं वनक्रम स्पेक्ट्रम की, सेम यही कंसेप्ट है। अब उसमें क्या करते हैं अपन, और डीपली जाते हैं। और डीपली यानी अति सूक्ष्म संरचना, यानी यहाँ पर तो क्या था सूक्ष्म संरचना, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास अति सूक्ष्म यानी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। जब हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वनक्रम स्पेक्ट्रम की अति सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए क्या किया, नाभिकीय कोणीय संवेग पाउली ने 1928 में क्या किया कल्पना की। तो ये क्या अपने पास क्या हो गया, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा अपने पास
कि सबसे पहले वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की जो सूक्ष्म संरचना को समझाने के लिए जो कल्पना की गई वो कहलाता अपना इंटरसनिक कोणीय एंगुलर मोमेंटम या नेज कोणीय संवेग। अति सूक्ष्म संरचना को समझाने के लिए बात करते तो वो कहलाता न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, यानी जिसकी कल्पना किसने बताई थी, किसके बारे में इसने बताया था, वो किसने बताया था, पाउली ने 1928 में बताया था। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म आती है, यानी देखते हैं कि अपने पास एक तो जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग से डिफाइन होता है अपना चुंबकीय आघूर्ण, यानी जो कोणीय संवेग से परिभाषित क्या होता है अपना चुंबकीय आघूर्ण, जिसको अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। जब कोणीय संवेग से क्या डिफाइन हो गया अपना चुंबकीय आघूर्ण, तो ये भी क्या होता है अपने पास इसी से डिफाइन होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण भी इसके आगे वाली प्रॉपर्टी है, तो उसको भी अपन डिटेल से देखेंगे। तो अपने पास कोणीय संवेग से चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, किससे डिनोट करते हैं। तो वो लिख सकते हैं कि अपन इसको डिनोट करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा अपना जे या आई वेक्टर। तो ज़्यादातर जे अधिकतर बुक में आपको क्या मिलेगा, जे ही मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जे कोणीय संवेग होता क्या है अपने पास। तो यदि मैं फॉर्मूला लिखूँ इसका, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 अंडर रूट का एच कट, और ये एच कट क्या होता है अपने पास एच अपॉन में 2 पाई। यदि कोणीय संवेग की बात करें तो ये जे है, इसको अपन को लिखने का तरीका क्या था, जे या आई। यदि इसको मैं जे किससे मिलकर बना है, यानी कोणीय संवेग 2 टाइप से मिलकर बना है। एक तो बना है एल से और एक बना है एस से। एल यानी मैं लिख सकता हूँ कि जे इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास एल वेक्टर प्लस का एस वेक्टर। यदि एल की बात करें तो एल क्या होगा अपने पास, एल तो कहलाता है कक्षीय कोणीय संवेग, यानी जो एल है वो तो क्या अपने पास दूसरा जो एस है वो क्या है अपने पास प्रचक्रण कोणीय संवेग, यानी इसको तो मैं बोल सकता हूँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसको मैं बोल सकता हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अपने पास जो जे मिलकर बना है वो जे 2 टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट हो जाएगा कक्षीय कोणीय संवेग यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है अपने पास प्रचक्रण कोणीय संवेग यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको तो लिखते हैं अपन एल से और इसको लिखते हैं अपन एस से। अब अपन बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं और स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नाम से ही पता है अपन को, यदि किसी ऑर्बिट में यदि कोई भी पार्टिकल होता है वो किसी कक्ष में क्या करता है कोणीय गति करता है, तो वो तो क्या कहलाएगा अपना कक्षीय कोणीय संवेग। तो यदि कोई पार्टिकल है, यदि कोई मास है, यदि कोई और भी पार्टिकल कह सकते हैं, कोई कण है, तो वो कैसा है किसी ऑर्बिट यानी एंगुलर मोमेंटम में क्या करे उसके राउंड लगाए यानी कक्षीय कोणीय गति करे, तो वो तो क्या डिफाइन करेगा अपना कक्षीय कोणीय संवेग क्या डिफाइन करेगा एल वेक्टर को। और ये क्या डिफाइन करेगा प्रचक्रण कोणीय संवेग। तो प्रचक्रण के लिए यदि किसी भी पार्टिकल के मास की बात करते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास देखा है आपने, तो यदि किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसके सेंटर में होगा। तो मान लिया कि कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल ये वाला पार्टिकल हो गया अपना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यहाँ पे होगा सेंटर में। तो इसके रेस्पेक्ट में जब कोई गति करता है यानी इस अक्ष के रेस्पेक्ट में, यानी ये क्या हो गया अपना एक फिक्स अक्ष हो गया, तो इस अक्ष के रेस्पेक्ट में जो कोई गति करेगा वही क्या कहलाएगा अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर। जब ऑर्बिटल में कोणीय गति करता है तो कहलाएगा कक्षीय कोणीय संवेग एल वेक्टर। यदि स्पिन में यदि किसी कोई भी पार्टिकल है उसके द्रव्यमान केंद्र के किसी अक्ष के सापेक्ष गति करता है तो वो क्या कहलाएगा अपना प्रचक्रण कोणीय संवेग। तो जो अपने पास ये टोटल नाभिकीय कोणीय संवेग डिफाइन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, किसके लिए काम में लिया गया था, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या किया, कोणीय संवेग को अपन ने चुंबकीय आघूर्ण भी इसमें काम में लिया है, तो वो अपन आगे देखेंगे। जे कितने पार्टों से मिलकर बना है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे वेक्टर से करते हैं। तो ये लिख दिया मैंने जे वेक्टर। अब इसमें बात करें कि इसमें 2 तरह के कोणीय संवेग लिए, तो कक्षीय कोणीय संवेग लिया जिसको एल वेक्टर से लिखेंगे, प्रचक्रण कोणीय संवेग लिया उसको एस वेक्टर से लिखेंगे।
अक्षीय कोणीय संवेग यानी जब कोई पार्टिकल क्या करता है, कक्ष में गति करता है, यानी किसी अक्ष के या किसी द्रव्यमान के या किसी के चारों ओर गति करता है, वो तो क्या होगा, अक्षीय कोणीय संवेग। किसी अक्ष के सापेक्ष गति करता है, यानी कोई द्रव्यमान केंद्र है या उसका अक्ष उसके सापेक्ष गति कर रहा है, तो वो क्या होगा, एस वेक्टर। यदि इनके फॉर्मूले लिखने जाए तो ये कैसे होगा, अपने पास स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसको। लिख दिया होगा। अब अपन बात करते हैं कि जे, एल और एस फॉर्मूले की। तो सबसे पहले तो जे किससे मिलकर बना है अपना, जे इज इक्वल टू एल प्लस का एस। अब अपन बात करते हैं कि एल क्या है, तो एल की बात करते हैं तो एल तो क्या होगा आपके पास, कक्षीय कोणीय संवेग, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसे कहेंगे, जब किसी के चारों ओर कोई पार्टिकल गति करता है या कोणीय गति करता है तो वो क्या कहलाएगा, अपना कक्षीय कोणीय संवेग। इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल एल से। यदि इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूँ तो क्या होगा, एल प्लस 1 एच कट। इसका ये ध्यान रखना कि एच कट क्या है, इसके अंडर रूट के बाहर है, तो ये हो जाएगा अपने पास, जहाँ पर एच कट क्या है अपना, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या अपना एल इज इक्वल टू एल प्लस 1 एच कट। अब ये किस तरह की फिजिकल राशि है, यानी अपने पास जो क्वांटिटी है वो कैसे, क्वांटाइज यानी क्वांटीकृत राशि होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूले से आपकी वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, क्वांटाइज निकलेगी। इसलिए ये इसका क्या फॉर्मूला ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस 1 एच कट। यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, प्रचक्रण कोणीय संवेग। तो प्रचक्रण कोणीय संवेग कितना हो जाएगा अपने पास, एस वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एस प्लस 1 और एच कट। अब यदि अपन बात करते हैं किसी नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एस की बात करें तो अपन जानते हैं कि एस इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, हमेशा 1/2 होगा। यदि उसका एस निकालना है तो आप निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, क्या होगा, एस इज इक्वल टू 1/2 1/2 प्लस 1 और एच कट। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 एच कट, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो अपन कह सकते हैं कि एस कितना होगा, 3/√3/2 एच कट। तो ये किसके लिए वैल्यू आ जाएगी, जिसका एस की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये हो गया अपना कक्षीय कोणीय संवेग, जिसका फॉर्मूला अंडर प्लस 1 एच कट। प्रचक्रण कोणीय संवेग एस वेक्टर इक्वल टू एस प्लस 1 एच कट। यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो एस इक्वल टू एस की वैल्यू 1/2। तो 1/2 के लिए ये कितना हो जाएगा, ये वाला एस इक्वल टू अंडर√3/2। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो समझ में आ गया होगा आपको लगभग, जे और एल यानी जो नाभिकीय कोणीय संवेग है, इसको अपन वैसे है, अपने पास एक मॉडल आएगा आगे, सेल मॉडल, जिसमें अपन जे भी निकालेंगे, यानी कोई नाभिक दे रखा है उसका जे कैसे निकालते हैं, एल कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, उसकी पेरिटी कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो एक बार ये प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेल मॉडल पढ़ेंगे। तो सेल मॉडल अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो ये किसी भी नाभिक का आप जे निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो और पेरिटी निकाल सकते हो, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सब कुछ निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो वो क्या होगा अपन सेल मॉडल में देखेंगे। तो ये आपकी क्या कौन सी प्रॉपर्टी थी, 5 नंबर की, नाभिकीय कोणीय संवेग। तो नाभिकीय कोणीय संवेग कहाँ काम आता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए पाउली ने 1928 में एक अभिधारणा कल्पना बताई थी
उसमें क्या माना था कि दो तरह के क्या होते हैं अपने पास कोणीय संवेग होता है, एक तो ऑर्बिटल होता है, एक स्पिन होता है। तो ऑर्बिटल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल का फॉर्मूला बताया था L = √L + 1 h कट, इसका बताया था स्मॉल एस एस प्लस 1 एच कट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी बात करते हैं जिसकी एस की वैल्यू कितनी रहती है 1/2, तो एस = कितना आ जाएगा √3/2 एच कट। और यदि टोटल जे की बात करें, यानी इस जे की बात करें, यानी जो नाभिकीय कोणीय संवेग यानी कुल एंगुलर मोमेंटम यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो कितना होगा J = J + 1 एच कट। और एच कट के अपने पास h/2π। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एच कट और एच कट है वो किसके इक्वल है h/2π के, नहीं तो आप एच कट की जगह क्या करते हो बहुत बार एच कर लेते हो, वो गलत होगा। तो एच कट की वैल्यू भी रहती है अपने पास 1.05 × 10⁻34। तो ये क्या हो जाएगी अपनी पांचवी प्रॉपर्टी नाभिकीय कोणीय संवेग। अब अपन बात करेंगे उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसको आप नोट्स में अच्छे तरह से बनाकर लिख सकते हो। कक्षीय कोणीय संवेग किसे कहते हैं? किसी के चारों ओर जब कोई पार्टिकल या कोणीय गति करता है तो वो कक्षीय कोणीय संवेग कहलाता है। प्रचक्रण किसे कहते हैं? किसी द्रव्यमान अक्ष के चारों ओर गति किया गया रोटेट करता है, तो वो अपन के किसी अक्ष के सापेक्ष रोटेट करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको अपन लिखते हैं किससे? म्यू। जैसे तो अपन ने 5 प्रॉपर्टी कर दी थी। 6 नंबर की प्रॉपर्टी नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे आता है? देखो हम बात करते हैं, मान लो कि अपने पास 12th में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज है। चार्ज क्या होता है अपने पास? डैश में होता है। यदि कोई चार्ज या आवेशित कार्य क्या है, आवेश क्या है स्थिर अवस्था में, तो वो कौन सा फील्ड उत्पन्न करता है अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। यदि कोई भी चार्ज होता है वो कैसा आता है अपने पास? मूवेबल होता है। यानी कोई भी चार्ज गति करता है तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। तो इसके कारण क्या होता है अपने पास? जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण इतना क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इसीलिए अपना जब न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या जो न्यूक्लियर होते हैं वो क्या करते हैं? ऑर्बिटल या स्पिन में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं या मूव करते हैं। तो उसके बेस पे क्या आता है? नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण आता है। तो मान सकते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो किससे होगा अपना? इससे होगा मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कोई भी पार्टिकल रोटेट करता है या एंगुलर मोशन करता है तो क्या होगा? उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। अब यदि बात करते हैं कि इसमें हम फॉर्मूले की यदि बात करें कक्षीय गति के लिए और स्पिन के लिए, तो अपन कह सकते हैं कि यदि कक्षीय गति के लिए बात करें, तो कक्षीय गति के लिए बात करें तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो किसके समानुपाती होगा? प्रोपोर्शनल होगा अपने पास एल के। यानी अपन लिख सकते हैं कि जब कक्षीय गति के लिए बात करें ऑर्बिटल मोशन के लिए, तो कक्षीय गति के लिए बात करेंगे तो इसका जो म्यू एल होगा, यानी जो इसका चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं वो किसके बराबर होगा? E/2m और स्मॉल एल वेक्टर। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना म्यू एल का चुंबकीय आघूर्ण किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। यदि अपन स्पिन के लिए बात करें यानी प्रचक्रण गति के लिए, ये मैंने दोनों बता ही चुका हूँ कि कक्षीय गति कब होती है, प्रचक्रण गति कैसे होती है। तो प्रचक्रण गति के लिए बात करें तो वो क्या आएगा अपने पास? प्रचक्रण गति के लिए म्यू एस E/2m और साथ में क्या रहेगा? एस। अब यदि बात करते हैं तो जब कक्षीय गति के लिए बात करेंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण किसके समानुपाती होगा? एल के। यानी कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती होगा। यदि प्रचक्रण गति के लिए बात करें तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण किसके समानुपाती होगा अपने पास? प्रचक्रण गति के लिए किसके समानुपाती होगा? किसके लिए? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल। यानी अपन कह सकते हैं कि जो कक्षीय गति के लिए चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग के समानुपाती, कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती, इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यदि इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देखिए तो वो कैसे होगा अपने पास? वो होगा अपने पास म्यू, लिख सकते हैं म्यू जे जी जे म्यू एन। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि जी जे म्यू एन। सबसे पहले तो ये म्यू एन क्या है? म्यू एन अपन जानते हैं कि म्यू एन क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन, जिसे अपन लिख सकते हैं EH/2m, जिससे अपन ने क्या किया है? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर बोर मैग्नेटॉन। इसको अपन एक फॉर्म में और लिख सकते हैं म्यू एन EH/4πm। यानी जहाँ H कट है वो क्या अपने पास H/2π लग रहा है, तो वो
क्या आ जाएगा EH/4πm। इसको अपन ने लिखा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, ये भी क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, यानी दोनों एक ही चीज है, EH/2m या फिर EH/4πm। तो जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन कह सकते हैं कि पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है। ये तो क्या अपनी फिक्स राशि यानी सभी न्यूमेरिकल वैल्यू है, E की भी वैल्यू रहती है, H की भी रहती है, 4πm सबकी रहती है, m मास है। यदि बात करें तो ये तो क्या हो गया एक कांस्टेंट हो गया, जीजे क्या जीजे भी एक कांस्टेंट है। यदि जीजे निकालना हो तो आपको एक फॉर्मूला आता है जो आपने लिख रखा है, जीजे GL प्लस माइनस GS माइनस GL अपॉन में 2l+1। यदि प्रोटॉन के लिए जीजे निकालना है, यदि प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं तो GL कितना हो जाएगा 1, GS के लिए कितना हो जाएगा 5.586। न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो GL 0 और GS -3.826। तो यदि जब ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा अपना जीजे फैक्टर निकलेगा, जिसे जी फैक्टर बोलते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास जीजे निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेगी। तो ये हो जाएगा अपन कह सकते हैं कि जो म्यू जे है इक्वल टू जीजे, जीजे जी फैक्टर हो गया, म्यू एन क्या हो गया न्यूक्लियर कोर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो अपन कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण है, यानी मैं लिख सकता हूँ इसे कि जो अपना चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियर वर्ड में लिख दो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट यानी जो म्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए अपने पास जे के, यानी जे क्या है अपना एंगुलर मोमेंटम, यानी न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम लिखना। ये क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं कि जो म्यू जे है वो समानुपाती किसके होगा जे के। तो ये वाला क्या पता है म्यू जे है वो किसके समानुपाती होगा अपने पास जे के। ये हो जाएगा अपने पास इसका फॉर्मूला है। तो ये मैं बताऊंगा आपको इसमें कि अपने आप की जो सेल मॉडल आएगा उसमें अपन जे भी निकालेंगे, एल भी निकालेंगे, एस भी निकालेंगे। यहाँ पे कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो उस टाइम बताएंगे जब अपन सेल मॉडल खोलेंगे। नाभिक कोई भी नाभिक लेके सभी इसके न्यूमेरिकल या जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण किसके समानुपाती होता है जे के समानुपाती होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये होगा म्यू जे इक्वल टू जीजे जे म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन न्यूक्लियर कोर मैग्नेटॉन कोणीय संवेग यानी जो अपन ने कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जे या आई होता है वो ये क्या है जी फैक्टर। अभी की बात करते हैं अपन एक और फार्मूला होता है अपने पास जी म्यू जे इक्वल टू ई अपॉन में 2m ऑफ जे। यदि अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन यदि कक्षीय गति के लिए बात करते हैं यानी मान लें कि ये क्या कोई भी फैक्टर है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। यदि बात करते हैं अपन ये क्या है जे, यानी जे की वैल्यू कहेंगे जे जे प्लस 1 एच का तो एच आएगा तो वो वापस क्या बन जाएगा कोर मैग्नेटॉन बन जाएगा। तो ये यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि म्यू जे इक्वल म्यू जे जी जी इस जी की वैल्यू कितनी रहती है। यदि मैं बात करूँ कक्षीय गति के लिए तो कक्षीय गति के लिए तो जी की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 1 रहती है। तो इसको आप लिख सकते हो कि म्यू वन इक्वल टू क्या होगा E/2m जे। यदि अपन बात करें स्पिन के लिए प्रचक्रण के लिए तो प्रचक्रण गति के लिए बात करें तो वो जी की वैल्यू कितनी रहती है 2 रहती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास म्यू इक्वल टू E 2 से 2 हट जाएगा तो E/m और साथ में क्या जाएगा जे। तो टोटल के लिए तो बात करें तो जे आएगा और इसके लिए बात करें तो 1/2 आएगा। तो ये क्या हो गया अपना नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। अब अपने पास एक वर्ड आता है गायरोमैग्नेटिक रेशो या गायरोमैग्नेटिक रेशो, तो उसकी बात करते हैं। तो ये तो फॉर्मूला आपने लिख दिया होगा। तो अपने पास वर्ड आता है कि जी जे जे म्यू एन। तो अपन कह सकते हैं कि अपन को क्या निकालना है इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो यानी गायरोमैग्नेटिक अनुपात। ये क्या हो जाएगा अपने पास गायरोमैग्नेटिक अनुपात यानी यदि मेरे को जी जे निकालना है तो जी जे निकालना है तो क्या हो जाएगा अपने पास
म्यू जे अपॉन में म्यू एन अपॉन में जे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि इसको वर्ड में लिखना हो तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, म्यू जे क्या है अपना चुंबकीय आघूर्ण है, म्यू एन क्या न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, ये क्या है कोणीय संवेग है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के रूप में चुंबकीय आघूर्ण तथा कोणीय संवेग का अनुपात है वो क्या कहलाएगा अपना पैरोमैग्नेटिक अनुपात या जीजे कहलाएगा। तो अपन इसको वर्ड में लिखना चाहता हूँ, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के रूप में चुंबकीय आघूर्ण तथा उसका कोणीय संवेग का अनुपात क्या कहलाएगा, जीजे कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना पैरोमैग्नेटिक अनुपात। तो ये वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं वहां से, और ये आपको क्या है फॉर्मूले में कभी छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि गायरोमैग्नेटिक अनुपात किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होती है। तो ये वाला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो म्यू जे इक्वल टू इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। इस पे क्या आता है, कोई भी नाभिक दिया हुआ आता है उसको कहा जाता है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमको जे पता होना चाहिए, म्यू एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट अपॉन में 2n से, और जीजे क्या है जो यहाँ से निकलेगा अपना, तो वो अपन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसके लिए भी निकालेंगे वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कहाँ से होगा अपना, मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैं कह सकते हैं कि कोई भी आवेशित या वृत्तीय रूप में सर्कुलर रूप में घूम रहा है तो क्या करेगा, वृत्तीय धारा उत्पन्न करेगा, सर्कुलर करंट उत्पन्न करेगा, तो वही क्या होगा अपना चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसके प्रोपोर्शनल होता है, जे के यानी एंगुलर मोमेंटम के। इसका फार्मूला म्यू जे इक्वल टू जीजे जे म्यू एन, जीजे की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा गायरोमैग्नेटिक अनुपात। तो ये अपनी टोटल 6 प्रॉपर्टी होगी इतनी न्यूक्लियर की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन 7 या 8 प्रॉपर्टी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ये सब आपको बताऊंगा निकालना। जब अपन सेल मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेल मॉडल में जे निकालेंगे, जीजे निकालेंगे, म्यू एन निकालेंगे, फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी आपने वो ज्यादातर प्रॉपर्टी निकालेंगे जिसमें उसकी पैरिटी हो जाएगी, स्मॉल एल की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल एल यहाँ पे कौन सा प्लस लेना कब माइनस लेना वो पता लग जाएगा। तो वो सब अपन सेल मॉडल की लगभग 2 क्लास लेंगे तो उसमें लेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास 6 नंबर की, 6 हो गई थी अपने पास 7 नंबर की। कौन कौन सी पढ़ ली एक बार देख लो, मैं रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले तो पढ़ी थी अपन ने द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। दूसरी क्या पढ़ी अपन ने, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड क्या पढ़ी अपन ने, द्रव्यमान, जिसको अपन एटॉमिक मास यूनिट से कैसे निकालते हैं। फोर्थ पढ़ा था अपन ने त्रिज्या, यानी उसकी त्रिज्या कैसे डिसाइड करते हैं नाभिक की। 5 पढ़ा था अपन ने कोणीय संवेग। 6 पढ़ा था अपन ने चुंबकीय आघूर्ण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, मास। और 7 हो जाएगा, 7 पढ़ रहे अपन आज पैरिटी। तो ये 7 प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो अपन पैरिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास पैरिटी, यानी PARITY। वैसे तो पैरिटी आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो अच्छे से डिटेल्स में उसमें बताएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी है वो देख लो। सबसे पहले तो क्या होता है, अपने पास कोई भी कण होता है। अब मान लिया कि अपने पास कोई भी कण है तो उसकी कुछ ना कुछ स्टेट होती है, यानी किसी भी कण की अपन को जानकारी चाहिए तो वो जानकारी अपन को कौन देता है, उसका वेव फंक्शन या स्टेशनरी फंक्शन देता है। मान लिया कि कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल या मान लिया कि मैं
अपना अस्तित्व हो, यानी मैं खुद हूँ। मैं यदि किसी रूम में खड़ा हूँ तो अपन को पता होना चाहिए, यदि कोई पूछे कि वो काम मिलेगा तो उसके बारे में पूरी डिटेल कौन देगा कि वो उस रूम में मिलेगा, पर अपन को पता होना चाहिए कि वो रूम कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कौन से एरिया में है। तो सेम वही चीज़ अपने पास पैरिटी की बात होती है। तो पैरिटी की बात होती है, कोई भी पार्टिकल या मास होता है उसका यदि कोई भी पार्टिकल की इस अवस्था या स्थायी अवस्था के लिए अपन को जानकारी चाहिए होती है, वो जानकारी कौन देता है, अपना तरंग फलन देता है। तो बात कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी कण की स्थायी अवस्था की जो जानकारी देता है वो कौन देता है, अपना तरंग फलन देता है। तरंग फलन या फिर वेव फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, अपना तरंग फलन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन पैरिटी की। अपना जो टॉपिक है वो तो क्या है, पैरिटी। तो तरंग फलन की बात करते हैं। मान लिया कि तरंग फलन क्या अपना साई जो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड पर डिपेंड कर रहा है। अब ये पैरिटी क्या होगी, यदि मैं एक्स वाई जेड की जगह क्या करूँ, यहाँ पे इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी जहाँ पे एक्स था, जहाँ पे वाई था, जहाँ पे जेड था, उसको यदि इसके ऑपोजिट से रिप्लेस कर दो, यानी जो भी मान लिया कि कोई भी तरंग फलन है वो कितना है, एक्स है, वाई है और जेड का तरंग फलन, यानी कोई भी तरंग फलन मिलकर बनाए किससे, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। यदि इसमें मैं इनको तीनों को यदि माइनस से रिप्लेस कर दूँ तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो यदि प्लस में आता है तब तो वो क्या होगी, सम इवन पैरिटी होगी। यदि माइनस में आता है तो क्या होगी, अपनी और पैरिटी होगी। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि पैरिटी क्या होती है। वैसे पैरिटी एक संकारक भी होता है, तो वो अपन क्वांटम में पढ़ेंगे। तो साई एक्स वाई जेड क्या अपना हो गया, एक तरंग फलन हो गया। तो इसी तरंग फलन को मैं क्या करता हूँ, यदि साई माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड से रिप्लेस करूँ तो अपना यदि साई एक्स वाई और जेड ही आ जाएगी, और यदि साई को मैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से रिप्लेस करूँ और साई कितना आ जाए, माइनस का एक्स वाई और जेड आ जाए, तो ये वाले पैरिटी कौन सी कहलाएगी, जो ये वाला फॉलो करेगा वो तो कहलाएगी अपनी सम पैरिटी। और ये कहलाएगी अपनी विषम पैरिटी। यानी इसको तो मैं लिख सकता हूँ सम यानी इवन, इसको लिख सकता हूँ और। तो अपन कह सकते हैं कि एक ये जस्ट एक 180 डिग्री के रिफ्लेक्शन का काम करता है, यानी जो भी पार्टिकल या जो भी तरंग फलन होता है उसको क्या करता है, 180 डिग्री पे रोटेट करा देता है, यानी जस्ट उल्टा कर देता है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी तरंग फलन था साई एक्स वाई जेड से मिलकर बना था, कोई भी पार्टिकल होता है उसकी जानकारी तरंग फलन देता है। और मान लिया कि तरंग फलन क्या है, इसको यदि मैं माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से रिप्लेस करूँ तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, यदि पहले का ही आता है तब तो वो क्या होगा, सम या इवन पैरिटी होगी। यदि अपन को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड था, उसको यदि इससे रिप्लेस करने पर उसका मल्टीप्लाई माइनस आ जाता है तो ये क्या होगी, और पैरिटी होगी। यानी अपना तरंग फलन तो क्या था, साई एक्स वाई जेड, इसको यदि माइनस से रिप्लेस करें तो दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव आता है तो क्या होगी, इवन पैरिटी, और यदि नेगेटिव आता है तो क्या होगी, और पैरिटी। अब यदि अपन बात करते हैं, अपन तो क्या नाभिक के बारे में बात करेंगे, यानी अपन को क्या निकालनी है, नाभिक की पैरिटी निकालनी है। तो नाभिक की पैरिटी निकालने के लिए क्या करें अपन, नाभिक की पैरिटी का फॉर्मूला था -1 LP प्लस का NN, यानी अपने पास जो नाभिक की कोई भी नाभिक होता है उसके लिए आपको पैरिटी निकालनी है। तो -1 की पावर LP प्लस NN। LP क्या है, प्रोटॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग है, और N क्या है, LN क्या है, न्यूट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग है। यानी LP और LN की वैल्यू निकाल के अपन को क्या करना है, -1 की पावर LP प्लस LN रखनी है। तो अपन कह सकते हैं कि -1 की पावर यदि 2 आए तब तो ये क्या होगा, प्लस होगा। यदि प्लस होगा तो ये कौन सी पैरिटी हो जाएगी अपने पास, इवन पैरिटी हो जाएगी। यदि -1 की पावर 3 आए तो ये क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस का आएगा तो कौन सी पैरिटी हो जाएगी, और पैरिटी हो जाएगी। तो ये क्या होता है अपना पैरिटी। यानी किसी भी नाभिक की पैरिटी निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं, -1 की पावर LP प्लस N, इसको भी अपन सेल मॉडल से निकालेंगे। तो तरंग फलन हो गया, तरंग फलन को साई एक्स वाई जेड से मिलकर बनाए, जो क्या शो करता है अपना कोई भी स्टेट शो करता है। अब इसको मैं माइनस से रिप्लेस करने पर या तो और देगा या इवन देगा, तो वो दो रिजल्ट दे देगा, और या इवन। ये वाला फॉर्मूला हो गया। यदि ये इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं तो अपन कह सकते हैं कि पैरिटी का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से रिफ्लेक्शन यानी 180 डिग्री पर घुमाने का काम करता है। यानी जो पहले से था उसका जस्ट क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो वही क्या कहलाएगी, अपनी
पैरिटी कहलाएगी। तो अपन निकाल सकते हैं कि पैरिटी -1 LP प्लस LN। तो यही डिपेंड किस पर करेगा, नाभिक की पैरिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, LP और LN की वैल्यू पर। यानी LP वैल्यू क्या है अपने पास, प्रोटॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, और N क्या अपने पास न्यूट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपन निकाल सकते हैं कि ऑड पैरिटी है या इवन है किसी भी नाभिक की। और यदि पैरिटी को मैं दो बार, पैरिटी एक तरह से क्या, पैरिटी एक तरह से ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को मैं लिखता हूँ इस तरह से P कैप से। यदि इसको मैं दो बार ऑपरेट करूँ, मान लिया कि मैंने कोई भी तरंग फलन था उसको, ये मान लिया कि यही तरंग फलन है, यानी मैंने क्या किया, इस पर एक बार पैरिटी ऑपरेट करवाया, यानी साई एक्स वाई जेड। तो ये मैं एक बार पैरिटी ऑपरेट करवाते, यानी इसको माइनस से रिप्लेस करें तो एक बार क्या दे दिया इसने, माइनस का साई एक्स वाई जेड दे दिया। यदि मैं इस पर एक बार और पैरिटी कराऊं, यानी मान लिया कि पहले तो एक बार पैरिटी कराई थी, यदि दो बार कराऊं, यानी दो बार कराने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, देखो एक बार के लिए तो ये समझ लो कि एक बार पैरिटी कराई तो ये रिजल्ट दे दिया। अब यदि पूरी की बात करें तो पी स्क्वायर साई एक्स वाई जेड, तो ये क्या रिजल्ट देगा ये देखना अपन को। यदि एक बार पैरिटी ऑपरेट करवाते हैं तो साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या देगा, माइनस का साई एक्स वाई जेड दे देगा। फिर क्या होगा, ये पैरिटी वापस ऑपरेट होगी, यानी वापस को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा अपने पास, साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या देगा, वापस का साई एक्स वाई जेड। यानी अपन कह सकते हैं कि यदि कोई पैरिटी ऑपरेटर को दो बार किसी पर भी अप्लाई करे तो रिजल्ट क्या आता है, अपना पुराना रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे अपन ने दो बार पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, पुराना आया। तो अपन कह सकते हैं कि पैरिटी संकारक एक ऐसा संकारक है जिसको दो बार अप्लाई करने पर पुनः वही रिजल्ट मिलता है, वही क्या कहलाता है अपना पैरिटी या फिर स्क्वायर। तो यही अपने पैरिटी का मीनिंग है। तो ये वाला फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लेना, क्योंकि जो अपन नाभिक की पैरिटी निकालेंगे वो इसी बेस पे निकालेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करेंगे इसके बाद।